हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो एकलव्य मॉडल स्कूल पर आधारित है। आज हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि यह विद्यालय है क्या, इसकी जो अभी वैकेंसियां निकली हुई हैं वह क्या है, कितनी वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तमाम सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा दोस्तों कि अभी अभी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी संपन्न हुई। आने वाले समय में DSSB की भी वैकेंसी आने वाली है। प्यारे साथियों, अभी EMRS और आर्मी स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है। इसके फॉर्म आप लोग फिल कर दें तथा जोर शोर से तैयारी शुरू कर दें। आर्मी स्कूल, EMRS और DSSB की परीक्षाएं इसी साल होनी तय है, इसीलिए अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। दोस्तों, जो एकलव्य मॉडल स्कूल है यह भारत सरकार का एक जनजातीय मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है। जनजातीय क्षेत्रों में यह विशेष रूप से यह विद्यालय है। पूरे भारत में लगभग 566 विद्यालय स्थित हैं। अलग अलग राज्यों में यह विद्यालय है, जैसे उत्तर प्रदेश में 4, बिहार में 2, आंध्र प्रदेश में 29 छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 71, गुजरात में 34। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में विद्यालय स्थित है। जिस प्रकार से प्यारे दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालय होते हैं जो 6 से लेकर 12वीं तक चलते हैं, ठीक वैसे ही एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के विद्यालय हैं। यह विद्यालय आवासीय विद्यालय है। यहां पर 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जनजातीय विद्यार्थियों का प्रवेश अधिक होता है और इसी विद्यालय में छात्रावास की सुविधा होती है, बच्चों को रहने की फुल फैसिलिटीज होती है तथा शिक्षकों को भी रहने के लिए आवास दिया जाता है। टहलने के लिए, दौड़ने के लिए ग्राउंड दिया जाता है, भोजन के लिए मेस दिया जाता है। तो तमाम सारी सुविधाएं इस विद्यालय में हमें दी जाती है। तो जो हमारे साथी शिक्षक भर्ती परीक्षा के इंतजार में थे, जो गंभीरता पूर्वक तैयारी में लगे हुए हैं, इनके लिए एक सुनहरा मौका है। जब मैं इस शिक्षक भर्ती के बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं देखा कि बहुत वर्षों बाद इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं, इतने पद आए हुए हैं। टीजीटी पद के लिए 5660 पद आए हुए हैं तथा पीजीटी के लिए 2266 पद। प्यारे साथियों, ये सुनहरा मौका फिर दोबारा शायद आप न मिले आपको, क्योंकि अधिकतर हम एक विषय के रूप में देखें तो हिंदी विषय को लें तो मुश्किल से DSSB में 50 सीटें आती हैं। अभी नवोदय विद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लगभग 20 सीटें थी हिंदी विषय में, और इसमें पीजीटी के लिए हिंदी विषय में लगभग 200 सीटें हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मौका यह है। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर ही है। जैसे नवोदय विद्यालय की सारी फैसिलिटीज एक शिक्षक को, एक छात्र को मिलती है, ठीक वैसे ही एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भी सारी फैसिलिटीज एक छात्र और एक शिक्षक को दी जाती है। दोस्तों, इस विद्यालय में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। टीजीटी पद के लिए 5660 पद निकली हुई है तथा वहीं पीजीटी के लिए 2266 पद निकले हुए हैं। साथियों, जो अंतिम तिथि है टीजीटी पद के लिए वह 18 अगस्त है।
18 अगस्त से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, जो लोग टीजीटी पद के लिए इच्छुक हैं। वहीं पीजीटी पद के लिए शिक्षक बनने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 31 जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म की जो फीस है वह 1500 रुपए है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए 1500 रुपए है तथा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। साथियों, हम टीजीटी के बारे में बात करें तो अलग अलग विषयों में अलग अलग पद निकले हुए हैं। जैसे टीजीटी हिंदी की बात करें तो 606 पद निकले हुए हैं। 606 बहुत होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में 671, मैथ में 686, सोशल स्टडी में 670, साइंस में 678, म्यूजिक 320, आर्ट्स 342, लाइब्रेरियन 369, 369, इस तरीके से करते करते बहुत सारे लैंग्वेज में भी पद निकले हुए हैं। साथियों, यह आपके पास बहुत अच्छा मौका है एक शिक्षक के रूप में खुद को देखने का। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम DSSB की तैयारी करें और दिल्ली में ही नौकरी करें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें केंद्रीय विद्यालय में ही जाना है। प्यारे साथियों, जो आज की स्थिति है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका EMRS की है। टीजीटी पद के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका ग्रेड पे जो है वह 4600 ग्रेड पे है। लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन में एक भाव रखे हुए हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, वहीं बोर्ड पे सामने यह भी लगा दे कि मुझे 70-72 हजार रुपए के लिए भी पढ़ना है, यह पद मुझे ले लेना है। जो इसकी परीक्षा होनी है वो लगभग 180 मिनट की होगी, 3 घंटे की होगी। और यह एक चीज विशेष ध्यान देने की बात है कि अब तक हम देख रहे थे जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो रही थी वह ऑनलाइन मोड में हो रही थी, लेकिन EMRS की जो परीक्षा है साथियों वो OMR शीट के माध्यम से होगी, मतलब पेपर और पेन के माध्यम से ही होगी। 150 मार्क्स नंबर के आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न रहेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि 180 मिनट आपको 150 प्रश्न लगाने के लिए, करने के लिए आपके पास मौका मिलेगा 180 मिनट में। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? साथियों, जिस भाइयों बहनों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद आपने बीएड कर लिया है तथा सी स्टेट 6ठी से 8वीं तक का जो सी स्टेट होता है अपर लेवल का, अगर आपने वह कर लिया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप किसी विशेष विषय के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल वह विषय होना अनिवार्य है। जैसे आपने हिंदी टीजीटी के लिए हिंदी टीजीटी पद के लिए EMRS का फॉर्म भरा तो 3 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल में आपको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही इंग्लिश और ठीक वैसे ही अन्य विषय। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब उम्र की सीमा क्या है? EMRS टीजीटी के लिए जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष है। 35 वर्ष मुझे लगता है कि ठीक ठाक स्थिति है। 35 वर्ष के बाद जो SC ST
कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, तथा उसी में जो एम्प्लॉई हैं ईएमआरएस के लिए, जो ईएमआरएस के जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो आयु सीमा है वो 55 साल है। पीडब्ल्यूडी के विद्यार्थियों के लिए, जो पीडब्ल्यूडी में एसी एसटी के विद्यार्थी हैं, वह आयु सीमा में 15 साल तक छूट पा सकते हैं। ओबीसी 13 साल और जनरल के साथ ही 10 साल तक आयु सीमा में छूट पा सकते हैं। साथियों, अब हम परीक्षा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 घंटे का पेपर रहेगा, लगभग 150 प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। 150 प्रश्न में भी 130 प्रश्न जो रहेंगे अलग रहेंगे, और 130 नहीं, 120 प्रश्न, 120 प्रश्न जो टीजीटी हिंदी के लिए रहेंगे, पीजीटी के लिए 130 प्रश्न और टीजीटी हिंदी के लिए या टीजीटी पद के लिए 120 क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे, और 30 प्रश्न क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। सबसे पहले क्वालिफाइंग इन नेचर पे मैं बात करूं तो 10 नंबर के 3 पार्ट में ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इसमें लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है, तो जो हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मौका अच्छा है कि आप जो 3 लैंग्वेज चुनना है उसमें पहले लैंग्वेज के रूप में आपने हिंदी चुन लिया, दूसरे लैंग्वेज के रूप में आपने अंग्रेजी चुन लिया, फिर तीसरे लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी को चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वालिफाइंग इन नेचर वाले पेपर को हल करेंगे। और एक विशेष बात इसमें यह है कि इस क्वालिफाइंग इन नेचर वाले पेपर में 10 मार्क्स में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 40% अगर आप 10 में से 10 का 40% अगर आप ले आते हैं तभी ऊपर के 120 प्रश्न आपके सही होंगे। मतलब 10 10 10 करके जो 30 क्वेश्चन है उसके 40% आपको अलग अलग लाने अनिवार्य है। प्यारे साथियों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए हम यह ना सोचे कि हम 10 में से केवल 4 प्रश्न सही कर देंगे तो हम क्वालिफाई हैं। नहीं, अगर इसमें 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है और अगर आप 4 प्रश्न सही करते हैं उसमें से एक प्रश्न कहीं से गलत हो जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि इसमें अधिक से अधिक नंबर ले आए। ठीक है, जो प्रश्न इसमें बिल्कुल नहीं आते हैं उस पर तुक्का न लगाएं। बेशक आप 120 प्रश्न पे तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इसमें खास रूप से तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। जो आए, या फिर 2 विकल्प में द्वंद्व है तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन अब चारों विकल्प हमारे समझ से परे है अगर, तो आप तुक्का ना लगाएं। इसके परीक्षा के प्रारूप के बारे में मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न रहेंगे आपके पास, रीजनिंग के 10 प्रश्न, आईसीटी जो कंप्यूटर होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी के 10 प्रश्न तथा टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न रहेंगे। यह लेकर 40 प्रश्न आपके बाहरी क्षेत्र से रहेंगे, और उसके बाद जो 80 प्रश्न आपको मिलेंगे वह आपके विषय से संबंधित रहेंगे। अगर मैं हिंदी टीजीटी हिंदी पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूं तो मेरे लिए जो 80 क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी से संबंधित रहेंगे, उसमें हिंदी और हिंदी व्याकरण रहेंगे। उसके बारे में मैं भी बताऊं तो जो सिलेबस बनाया गया है उसमें जो पार्ट 5 है वह सब्जेक्ट बेस्ड है। उसमें 80 प्रश्न आपको मिलेंगे जो 80 नंबर के रहेंगे। अब
इसमें केवल सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, उसमें क्या क्या रहेगा, आपके अपने सब्जेक्ट, उसके बाद पेडागॉगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी प्रश्न रहेंगे। यह टीजीटी के लिए के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तथा खेलो इंडिया, फिट इंडिया संबंधित जैसे जो प्रोग्राम हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। लेकिन प्रश्न पूछे जाने की प्रतिशतता देखें तो सबसे अधिक प्रश्न आपके अपने विषय से पूछे जाएंगे। लगभग 65 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे। जैसे आप हिंदी से टीजीटी हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं तो 65 प्रश्न आपके हिंदी विषय से रहेंगे, 10 प्रश्न पेडागॉगी से रहेंगे। वो पेडागॉगी मतलब एकदम साधारण रहते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहते हैं। आपके जब आप तैयारी पीरियड में रहते हैं तो आपकी इतनी समझ पैदा हो जाती है कि वो सामान्यतः आप उस प्रश्न को हल कर लेंगे। और 5 प्रश्न खेलो इंडिया, फिट इंडिया तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रहेंगे। तो जो वेटेज है आपके विषय का सबसे अधिक वेटेज है इसमें, तो अपने विषय को बहुत अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अब इस पे मैं किसी अन्य वीडियो में जरूर बात करूंगा कि हम कहां से, किस किस पुस्तक से इसको हम पढ़ें। ठीक है, ये रहा सारा इसका परीक्षा पैटर्न। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात की विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद हम अगर पीजीटी के बारे में बात करें तो साथियों, पीजीटी हिंदी के लिए 200 पद, अंग्रेजी के लिए 246 पद, मैथ के लिए 244 पद, केमिस्ट्री के लिए 169 पद, बायोलॉजी के लिए 236 पद, फिजिक्स के लिए 179, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172, ऐसे करके तमाम लैंग्वेज के लिए भी पद निकले हुए हैं। साथियों, एक तरफ हम देखें तो नवोदय विद्यालय में मात्र 20 सीटें थी हिंदी के लिए, और यहां पर 200 सीटें हैं। यह इससे अच्छा मौका आपके लिए दोबारा शायद ही मिले। सब कुछ वैसे ही है। इसका फी पीजीटी वाले साथियों के लिए भी फी 1500 है। जो ग्रेड पे है वो 4800 इसका ग्रेड पे है। लगभग 80,000 रुपए की सैलरी पीजीटी पद के लिए आपको मिलेगी। साथियों, जो इसके लिए आयु की बात करें, एज की बात करें, तो इसमें अधिकतम एज 40 रखी गई है और मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। साथ ही एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, महिलाओं के लिए 10 साल तथा पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल, और जो लोग ईएमआरएस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 55 साल, अधिकतम आयु 55 साल रखी गई है। तो मुझे लगता है साथियों कि एक ठीक ठाक वैकेंसी ठीक ठाक आयु वर्ग के लोगों के लिए निकली हुई है। ईमानदारी से तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत जल्द ही इसकी परीक्षाएं होनी तय है। और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, उसके साथ बीएड का होना अनिवार्य है। साथियों, पीजीटी के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका सीटेट नहीं निकला हुआ है तो फिर भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके परीक्षा के प्रारूप के बारे में बात करें तो ठीक टीजीटी के तरह ही 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। लगभग 150 प्रश्न आपके पास समक्ष आएंगे। ओएमआर सीट पेन पेपर के तहत परीक्षाएं संपन्न होंगी तथा टीजीटी में हमने देखा कि 30 प्रश्न
क्वालिफाइंग इन नेचर के रूप में हमारे समक्ष आते थे, लेकिन पीजीटी में मात्र 20 प्रश्न 20 प्रश्न क्वालिफाइंग इन नेचर के रूप में आएंगे। इसमें आप पहले उसमें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें फिल करना पड़ेगा आपको। तो पहले 10 प्रश्न के रूप में आप हिंदी और दूसरे 10 प्रश्न के रूप में आपको अंग्रेजी फिल कर सकते हैं। इसमें भी ठीक वैसे ही 40% क्वालिफाइंग इन नेचर है। 40% अगर क्वालिफाई रहेगा, 40% से ऊपर रहेगा, तभी आपके 130 प्रश्न सही साइन किए जाएंगे। साथियों, इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न, ऐसे करके 50 प्रश्न बाहरी दुनिया से आपके पास आएंगे और बाकी के 80 प्रश्न आपके अपने विषय से संबंधित रहेंगे। इसमें जो है ठीक टीजीटी के ही की तरह आपके सब्जेक्ट, पेडागोगी, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाने की प्रतिशतता है, 70 प्रश्न, 80 में से 70 प्रश्न आपके अपने विषय से रहेंगे। इसीलिए अपने विषय को मजबूत करने की बहुत अधिक जरूरत है। 5 प्रश्न आपको पेडागोगी से रहेंगे और 5 प्रश्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रहेंगे। इस तरीके से पीजीटी और टीजीटी के बारे में हमने बात किया। साथियों, यह आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस परीक्षा की तैयारी कीजिए और इस परीक्षा में आप सफल होइए। दोबारा मौका मिले या ना मिले, या आगामी परीक्षाओं के बारे में ज्यादा सोचते हुए, बिना सोचते हुए, बिल्कुल नहीं सोचना है, इस परीक्षा के लिए आप डूब जाएं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूं और हिंदी प्रवक्ता के पद पर हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आऊं कि आप हिंदी तथा जो बाहरी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सब आप कहां से पढ़ें। इन सारी चीजों को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी बिंदुओं पर आपके समक्ष अपनी बात रखी। अंततः मैं यही कहूंगा कि आप यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं। इसीलिए मैं आपसे भी से निवेदन करता हूं कि आप पढ़ाई पाठशाला चैनल को अपना प्रेम दें, स्नेह दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं DSSB के बारे में बात करूंगा, तथा जो बच्चे EMRS में टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी पद की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मनोबल को कभी आप लोग झुकने नहीं देना। अंत में यही कहूंगा कि मन को कभी न थकने देना। मन से बनते राजमहल है, मन से निर्मित होते हैं मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। तो साथियों, पूरे मनोबल से, पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी कीजिए और लगे रहिए। सफलता आपको मिलेगी, यह तय है। धन्यवाद। नमस्कार।